वीडियो में हम चर्चा करेंगे न्यूक्लियस के साइज़ की। तो सबसे पहले कि सवाल इस एरिया से कैसे पूछा जा सकता है उसकी बात करते हैं। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस इन टर्म्स ऑफ मास नंबर। सो हमने रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के लिए एक्सप्रेशन निकालना होगा और इन टर्म्स ऑफ मास नंबर। तो इसकी चर्चा हम शुरू करते हैं कि हमने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा है और उसमें हम क्या करते हैं। हम अल्फा पार्टिकल लेते हैं जिसकी एनर्जी 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की होती है और ये जो अल्फा पार्टिकल है वो एक थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर जाकर स्ट्राइक करते हैं, बम्बार्ड करते हैं हम इनको। और हम ये देखते हैं कि इसमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो है वो 4.0 क्रॉस 10⁻⁻14 मीटर की रेंज का होता है। और इसमें रदरफोर्ड का जो एक्सप्लेनेशन ये है कि इसमें जो गोल्ड न्यूक्लियस है विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज ये रिपेल करता है with the Coulomb the force of repulsion which is 1 by 4 pi epsilon 0 and q1 q2 upon r square. So here q1 is equal to 2e and the q2 is some ze, किसी भी एलिमेंट के लिए हम इसको कह सकते हैं। बट अब हम चलें आगे कि यदि फॉर एग्जांपल अब यदि आप 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर बम्बार्ड करते हैं तो जो डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच हमने जैसे बताया कि 4.0 मीटर होता है। और ये जो डेविएशंस हैं यहाँ से देख लीजिए, इधर से देख लीजिए, इधर से देख लीजिए, तो इन डेविएशंस को देख के हम नियरली न्यूक्लियस की रेडियस को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए जो सेकेंड पैराग्राफ है इसमें आप थोड़ा पढ़ने की कोशिश करें कि यदि फॉर एग्जांपल हम अल्फा पार्टिकल की एनर्जी को इंक्रीज कर देते हैं, मींस जो बम्बार्डिंग अल्फा पार्टिकल है उसकी एनर्जी 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होती है, बट विल हैपन देन। तो ये जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है ये डिक्रीज हो जाता है। दिस मीन्स दैट कि जो रदरफोर्ड की कैलकुलेशन है अबाउट द रेडियस एंड द साइज ऑफ द न्यूक्लियस वो सही नहीं है। कारण क्योंकि उसमें जो है सिर्फ कूलम रिपल्शंस को ही कंसिडर किया जाता है। ओनली द कूलम रिपल्शंस आर कंसिडर्ड इन दिस केस, ओके। बट यदि हमने एग्जैक्ट न्यूक्लियस का साइज को समझना हो तो हम क्या करते हैं, हम इसमें स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं यूजिंग द फास्ट इलेक्ट्रॉन्स। हम फास्ट इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ अल्फा पार्टिकल, क्योंकि हमने देखा है कि जो अल्फा पार्टिकल को यदि हम बम्बार्ड करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट होता है वो सही नहीं आता है, वो उसमें वेरिएशन आती है। यदि 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अल्फा पार्टिकल को आप बम्बार्ड करते हैं तो रिजल्ट आपका डिफरेंट आ रहा है। यदि आप अल्फा पार्टिकल की एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो आपका जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है वो वेरी कर रहा है। इसका मतलब इन कैलकुलेशंस में वेरिएशंस होंगी और इसमें करेक्टनेस नहीं होगी। तो टू अंडरस्टैंड द करेक्ट size of the nucleus, the scientist has performed the experiment in which they have used the fast electrons instead of alpha particles. तो इनमें फास्ट इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो अलग अलग तरीके के जो न्यूक्लियस होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के उनके ऊपर बम्बार्ड किया जाता है और न्यूक्लियस के साइज को एक्यूरेटली मेजर किया जाता है। सो वी कैन लर्न द साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियर बाय बम्बार्डिंग देम विद द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाई एनर्जी। और ये जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनकी एनर्जी लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होनी चाहिए। अब देखिए अल्फा पार्टिकल जो हमने इस्तेमाल किए थे उनकी एनर्जी 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनकी एनर्जी होगी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप जानते हैं ये फार्मूला, E is equal to h nu and it is equal to hc upon lambda। यदि उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी तो उनकी वेवलेंथ जो है वो बहुत घट जाएगी एंड दिस वेवलेंथ शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। उस न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के ऑर्डर की वो होनी चाहिए जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इन एक्सपेरिमेंट से ये आउटकम आई है कि जो रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस जो होगी वो होगी r is equal to r0 a to power 1/3 एंड where r0 का जो वैल्यू होगा वो होगा 1.2 क्रॉस 10⁻⁻15 मीटर एंड दिस इज 10⁻⁻15 मीटर is called as 1 Fermi. So this is 1 Fermi, 1.2 Fermi। तो यदि हम इसका वॉल्यूम निकालें तो वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब
और आर का वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये आ जाएगा 4/3 पाई, this is r0 cube into a, right? So this means that it is volume is directly proportional to the radius of the nucleus, and it is also proportional to the mass number, right? About the new term, that is nuclear density. Okay, so this is what we are going to study about, nuclear density. All right, so दिस इज द टर्म। डेंसिटी के बारे में आपने ऑलरेडी सुन रखा है, तो इसके साथ में न्यूक्लियस एक वर्ड जुड़ गया है, तो इसका मतलब हम न्यूक्लियस की डेंसिटी के बारे में बात करेंगे। तो डेंसिटी की जो डेफिनेशन हमें पता होती है, तो डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। यही पढ़ा है हमने। ओके, सो डेंसिटी को हम ऐसे लिख देते हैं कि जो डेंसिटी की टर्म इट इज डिनोटेड बाय रो, दिस इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो जहाँ तक बात है न्यूक्लियर डेंसिटी की, तो हम न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेट कर जाते हैं कि न्यूक्लियस का कितना मास होगा, तो वो होगा मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि दोनों का लगभग एक दूसरे के बराबर ही होता है, ठीक है, और गुणा तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे। और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम कितना होगा, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इनटू हम मास नंबर कर देंगे। ऐसा करने से हमें टोटल मास पता चल जाएगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे हम ऐसा लिखें, मास ऑफ द मास नंबर मास ऑफ द प्रोटॉन, मैं यूँ लिखूँ कि 1.67 क्रॉस 10⁻⁻27 किलोग्राम इंटू मास नंबर आएगा A डिवाइडेड बाय ये आएगा वॉल्यूम, दिस इज 4/3 पाई आर क्यूब। सो दिस इज 4/3 पाई आर क्यूब। सो हमने पढ़ा है कि अभी जो रेडियस होता है, वो जो रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस जो होगा वो होगा r0 a की पावर 1/3। तो आर क्यूब कितना हो जाएगा, आर क्यूब इज इक्वल टू r0 क्यूब, a की पावर 1/3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ओनली a, यू लेफ्ट विद दिस पार्ट ओनली। ओके, तो आप इस पार्ट को उठाइए और ऊपर रख दीजिए, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, from equation 1 and equation number 2, we have now density is equal to, this is 1.67 cross 10⁻⁻27 kilogram into A divided by 4/3। so 3 को हम ऊपर ले जाएं, 3 हो जाएगा, 4 पाई 3.14 इंटू आर क्यूब की जगह हम ले सकते हैं r0 क्यूब इंटू दिस मास नंबर। सो मास नंबर से मास नंबर कैंसिल हो जाएगा, एंड वी आर लेफ्ट विद दिस रिमेनिंग पार्ट, एंड हियर हम r0, तो ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू होता है 1.2 फर्मी, एंड 1 फर्मी इज 10⁻⁻15 meter, 1.2 cross 10⁻⁻15 meter. So now we have to solve this part. 3 cross 1.67 cross 10⁻⁻27 kilogram divided by 4 into 3.14 cross 1.2 cross 1.2 cross 1.2 cross 10⁻⁻45। सो यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, दिस इज 2.38 क्रॉस 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और इसको आपने समझना कुछ इस तरीके से है कि यदि आपके पास कोई कंटेनर हो, न्यूक्लियर डेंसिटी को आप ऐसे समझ सकते हैं, कोई आपके पास कंटेनर है और उस कंटेनर की जैसे वो एक क्यूब की फॉर्म का है, उसकी जो लेंथ है, लेंथ विड्थ और हाइट जो नेचुरली बराबर होंगे और वो 1 मीटर है,
ओके, तो यदि आप इसको न्यूक्लियर मास के साथ भर दें, ये देखिए, इसको मतलब भी समझना है कि यदि आप इसकी जो एक साइड है वो 1 मीटर है और ये साइड भी 1 मीटर है और ये हाइट भी 1 मीटर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी एलिमेंट के एटम जो होंगे उसके जो न्यूक्लियस होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनके साथ यदि आप इसको भर दें तो उसका जो मास होगा वो इतना ज़्यादा आएगा। ऐसे समझना है इसको, ये इतने किलो, 10⁻17 किलो होगा 1 मीटर क्यूब का मास, राइट। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट। आप हम देख सकते हैं कि एक न्यूक्लियस कितना डेंसली पैक्ड होता है, और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर है। इसका मतलब सभी जो न्यूक्लियस होते हैं उनके जो डेंसिटी है वो नियरली कांस्टेंट होती है। हम इस कंसेप्ट को समझने के लिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं। समझने के लिए एनसीईआरटी द्वारा बनाया गया एक सवाल हल करने की कोशिश करते हैं और इसको अप्लाई करने की टेक्निक सीखते हैं और देखते हैं कि हम इससे और क्या सीख सकते हैं। सो द गिवन मास ऑफ आयरन न्यूक्लियस, सो जो गिवन पैरामीटर है उनको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। Okay, so the mass of iron nucleus that is given to us, mass of iron nucleus is equal to 55.85 atomic mass unit, right? And दूसरा जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है वो है कि मास नंबर आयरन का 56 है, और हमसे जो पूछा है वो न्यूक्लियर डेंसिटी, इसको हमने निकालना है। ओके, सो वैसे तो हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियर डेंसिटी है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, बट हम एक प्रैक्टिकल टेक्निक से, जैसे हमने अभी किया है कि जो न्यूक्लियर डेंसिटी है वो नियरली इट इज़ 2.30 क्रॉस 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या वाकई ऐसा आ रहा है हर बार कि नहीं। सो देखिए, ये आ जाएगा रो, रिप्रेजेंट द न्यूक्लियर मास डेंसिटी, and this is mass of the nucleus, and this is the volume of the nucleus. ओके, सो आयरन का जो न्यूक्लियाई होगा उसका मास कितना होगा वो तो दिया हुआ हमारे पास, दिस इज 55.85 यूनिट। ओके, divided by the volume of this is 4/3, that is pi r cube. So once again we can use here r is equal to r0 a की power 1/3, and then we will have r cube is equal to r0 cube a, where r0 is 1.2 Fermi, means 1.2 क्रॉस 10⁻⁻15 मीटर, वो इतना होगा। ओके, सो हमारा जो फार्मूला है वो कुछ इस तरीके का शेप ले लेगा। ये देखिए, आप रो जो है वो जो 1 यूनिट है, यहाँ हम ये देख लेते हैं, इसको साथ में इस्तेमाल कर देंगे। एक का एटॉमिक मास यूनिट का जो मास होता है वो मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है 1.67 क्रॉस 10⁻⁻27 किलोग्राम। हम इसको यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारे पास आ जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा इंटू 55.85। अब यूनिट की जगह 1 यूनिट की जगह हम लिख सकते हैं 1.67 क्रॉस 10⁻⁻27 किलोग्राम, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 4 क्रॉस 3.14 क्रॉस 1.2 r0 का क्यूब, यहाँ हम भर देंगे 1.2 क्रॉस 1.2 क्रॉस 1.2 क्रॉस 10⁻⁻45 इंटू a, दैट इज 56। ओके, सो हमारे पास इसके बाद मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, अपर पार्ट से मल्टीप्लाई करके आएगा 279.8085 क्रॉस 10⁻⁻27 किलोग्राम। समय को वीडियो छोटा बनाने के लिए हमने इसको पहले गुणा करके रखा है, और डिनोमिनेटर में आएगा 1215.40608, राइट। अब इसको हम लिख देंगे क्रॉस 10⁻⁻45।
सो फर्दर इसको आगे लिखा जा सकता है। न्यूमेरिकल पार्ट को यदि हम इसका जो सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा, दिस इज 2.30 अप्रॉक्सीमेटली, दिस इज 2.30 क्रॉस 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो हम मज़ेदार बात हमने ये देखी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद कि हमने कॉमन कंसेप्ट के साथ इसको सॉल्व किया, फिर भी आंसर वो वही आया है 2.30 क्रॉस 10⁻17 किलोग्राम। जैसे हमने पढ़ा था कि जो डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर. So that is the idea that is to be learned from this numerical problem. Thank you.